नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, पिछले 10 या 12 दिनों से मेरे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड के काम से डिंडौरी तक गया हुआ था। और जैसे ही पिछले वीक डिंडौरी से लौट के मैं जौनपुर आया हूँ और आज जाके मुझे कुछ टाइम मिला है कि आपसे एक वीडियो शेयर कर सकूं, एक वीडियो बना सकूं म्यूचुअल फंड के बारे में। और आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से लिंक है डिंडौरी से, क्योंकि जब मैं डिंडौरी म्यूचुअल फंड्स के काम से गया हुआ था तो ज्यादातर काम तो मेरा क्लाइंट्स का रहता है। जिन क्लाइंट्स के काम थे उनका मैं काम पूरा किया। उसके बाद मैं छोटे छोटे ग्रुप में कहीं ना कहीं जब भी मुझे मौका मिलता है तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में प्रेजेंटेशन देता हूँ। और वहीं पे जब मेरी प्रेजेंटेशन चल रहा था तो वहां मेरी एक मुलाकात हुई थी क्लाइंट से। एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई थी जिनका इन्वेस्टमेंट था एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और लगभग 1 या 1.5 साल से वो एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब देखिए, डिंडौरी में जब भी मैं जाता हूँ ना तो सबसे पहले सबके दिमाग में क्या आता है? एसबीआई। और ये अच्छी बात है, कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसबीआई का जो ब्रांड है उस पर आपका भरोसा है। जिसके कारण जब मैं छोटे छोटे एरिया में जाता हूँ, डिंडोरी जैसी जगह में जाता हूँ, तो पहला भरोसा तो लोगों का एसबीआई में ही होता है। और मैं ये कहता भी हूँ कि सबसे पहले आपका भरोसा जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट में वॉल्टिलिटी उतार चढ़ाव आता है ना, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने जहां पैसे डाले हैं वहां आपका पैसा सुरक्षित है। अगर ये भरोसा आपका नहीं हुआ ना, तो फिर तो आप क्या होगा, थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, आप अपने पैसे विड्रॉल कर लीजिए। अब मैं जब डिंडोरी गया हुआ था, मेरा एक प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो वहां एक सर मुझे मिले। और उसी दौरान मैंने उनका जो पोर्टफोलियो हमने देखा, 8-10 लोग बैठे हुए थे, हम लोग सब उनके फ्रेंड सर्कल के लोग थे। जब मैंने पोर्टफोलियो चेक किया तो उसमें 6 या 7 फंड्स उन्हें लिए हुए थे। और ये 6 या 7 फंड्स जो थे वो पूरे रिसेंट टाइम पे आए हुए एनएफओ थे। पिछले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर जितने एनएफओ आए हुए हैं, लगभग मैंने देखा उन्होंने हर एनएफओ में 5,000, 6,000, 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। और यही इन्वेस्टमेंट था उनके म्यूचुअल फंड के नाम पे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर बेसिक मैं मानूं तो बेसिक तो 3 ही फंड है म्यूचुअल फंड में: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी बना दी गई है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को जाने। आपकी क्या उम्र है, कितनी रिस्क प्रोफाइल है, कैसी आप रिस्क ले सकते हो, आपकी क्या अर्निंग है, इन सब का एनालिसिस करके आप अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, बेसिक फंड तो ये 3 ही है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो इन तीनों फंड से स्टार्ट कर सकते हैं इक्वल अमाउंट से, या आपको और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप किसी भी सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड या एनएफओ में पैसे इन्वेस्ट करो। एनएफओ में मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि मैंने एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एनएफओ में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है। पिछले 4 या 5 साल में मार्केट में कोई बड़ी मंदी नहीं आई है। एक ही छोटी सी मंदी आई थी मार्केट में, जब यूक्रेन की लड़ाई के समय मार्केट आपका 2 या 2.5 हजार पॉइंट नीचे गिरा था। लगभग 9 या 10% के मार्केट में गिरावट आई थी। और उसके अलावा पिछले अगर 4 या 5 साल से भी देखो, पिछले 3 साल में भी आप उठा के देख लीजिए, मार्केट में कोई बड़ी मंदी नहीं आई। तो ऐसे में क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि यार एनएफओ में तो पैसा बनता ही बनता है, वो जिस एनएफओ में लगाते हैं पैसा बनना ही बनना है। सेम ऐसी कंडीशन हो रही है जैसे आज के डेट में आईपीओ की कंडीशन है, कि नए नए आईपीओ आ रहे हैं, कंपनी में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पूरी कंपनी लॉस में चल रही है, बस ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है और लोग तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये माहौल कब तक चलेगा? बात तो ये है, आज ठीक है आपके एनएफओ में पैसे बन रहे हैं और एनएफओ में पैसे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है एनएफओ में पैसे बने नहीं, लेकिन हर एनएफओ में पैसे लगाना भी ये सही नहीं है। ना तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर डाइवर्सिफाई हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा हर एनएफओ में पैसे लगाने के कारण ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो को बनाने का रीजन ये था कि जो सर मुझे मिले थे, और देखिए उनका सवाल भी मुझसे ये था कि सर ये बताइए, आने वाले समय में और कौन कौन से एनएफओ आने वाले हैं, और एसबीआई के अलावा भी जो एनएफओ आने वाले हैं आप वो भी बताइए, मैं वहां पे भी 5-5 हजार रुपये लगाऊंगा। तो मुझे ये तो तरीका ही गलत लगा इन्वेस्टमेंट करने। अगर आप हर महीने सोच रहे हैं कि एक नया एनएफओ आएगा उसमें पैसे लगाओगे, इससे अच्छा आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर लीजिए। मुझे लगता है वो एसआईपी लंबे समय में आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगी। और अगर आपके पास पैसे हैं, किसी मल्टी कैप फंड को उठा लीजिए और हर महीने उसमें 5-5 हजार, 10-10 हजार जो भी आपका अमाउंट है वो डालते जाइए। वो फंड्स भी आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। लेकिन हर एनएफओ में पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आज जिस मार्केट में हम है ना, इस मार्केट में बड़ा बड़ा करेक्शन नहीं आया है। आप इस बात को समझिए, जिस दिन ये बड़ा करेक्शन आएगा ना, जितने सेक्टर फंड अभी ताबड़तोड़ रिटर्न बना के दे रहे हैं, सब सेक्टर फंड में देखिए दिक्कत आएगी। अच्छा, आज एक फंड की मैं आपसे बात करता हूं, आईटी फंड। आप ये बताइए, 2020 और 21 के आसपास आईटी में बहुत बड़ी तेजी हुई थी, और 2021 के बाद
दिसंबर या अक्टूबर के आसपास देखिएगा, आईटी फंड में जिसने भी पैसा डाला था वो पिछले 6 या 7 महीने में जाकर उनका रिटर्न पॉजिटिव आया है। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता वहां पे और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट आई 2021, 22, 23, 24, 2021 से लेकर 24 तक मार्केट कहां से कहां पहुंच चुका है। लेकिन अब जाके अगर आपने दिसंबर के आसपास या अक्टूबर से दिसंबर के आसपास आपने आईटी सेक्टर में पैसा लगाया था तो पिछले 4 या 5 महीनों के में जाके आपका पैसा पॉजिटिव आया है। तब तक नेगेटिव में चल रहा था। पिछले 3 या 4 साल से आईटी सेक्टर पूरी मंदी में था। और यही मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट कहां से कहां पहुंच गया लेकिन आपका सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और हम हमेशा पैसा कहां लगाते हैं, जब मार्केट तेजी में रहता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज से ठीक 1 साल पहले की बात है, 1 साल या 1.25 साल पहले की बात है, अप्रैल या जून के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा सेक्टर दे रहा है आपको पैसा डबल करने का मौका। और वहां पे मैंने आईटी फंड्स के बारे में आपसे बात की थी। और उस समय जब मैं अपने क्लाइंट से मिला था, उस समय आईटी में पैसा डालने के लिए बोल रहा था, तो सबका कहना था यार आईटी तो अच्छा रिटर्न दे ही नहीं रहा, ये थोड़ा सा इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। लेकिन वो टाइम था, पिछले साल अप्रैल से जून के बीच में आप देखिएगा, वो टाइम आईटी में इन्वेस्ट करने का था। और वहां से आईटी को देखिए, मेरे ख्याल से उस समय मैंने ईटीएफ की बात की थी, और उस समय आईटी का ईटीएफ था जो कि 26 या 27 रुपए के आसपास चल रहा था। और आज वही ईटीएफ लगभग 45 रुपए के आसपास चल रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न बना के दिए। जब अगर आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, करिए, लेकिन आपको सेक्टर की टाइमिंग का अंदाजा होना चाहिए, कब हमें सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कब हमें सेक्टर से निकलना है। और आज देखिएगा, आईटी में वापस एक अच्छी तेजी चालू हुई है, और आने वाले समय की तेजी बनी रहेगी 1 या 2 साल, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय कब था? आज से 1 साल पहले, अप्रैल से जून के आसपास। अगर आपने पिछली दिवाली में भी आईटी में इन्वेस्टमेंट किया था ना, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां से भी एक अच्छे रिटर्न आपको बना के मिल रहा है आईटी में। लेकिन जिन लोगों ने भी, आप देखिएगा, 2021 में इन्वेस्ट किया था, वो तो अभी पिछले 5 या 6 महीने से प्रॉफिट में आए। उसके पहले तो वो लगातार लॉस में जा रहे थे, अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। एसआईपी होगी तो कहीं ना कहीं आपकी एवरेजिंग हो गई होगी, लेकिन जो लमसम इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे उनका पोर्टफोलियो लगातार लॉस में था। दिखता तो है कि सेक्टर फंड हमको एक अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी उतनी शामिल होती है। और आप एक चीज और देखिए ना, पिछले 1 साल से आईटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। अब आप देखिएगा, 1 साल से जितने भी एक्टिव फंड है, मल्टी कैप कैटेगरी के या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के, जो अच्छे फंड्स हैं, आप देखिएगा उसमें ऑटोमेटिक आईटी का एक्सपोजर वो बढ़ाना चालू कर चुके होंगे। और जब आईटी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी तो वहां से वो माल बेच के कहीं और भी शिफ्ट हो गए होंगे। तो फंड मैनेजर को टाइम करने दीजिए, और हम उसी बात के उनको पैसे देते हैं कि वो प्रॉपर सेक्टर का टाइम करें, कि कब किस सेक्टर में उनको पैसे डालना है, कहां से निकाल के स्विच करना है, कैसे करना है। और इसलिए तो हम उनको अपने पैसे देते हैं। म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो हम देते हैं, उसमें एक हिस्सा तो वहां पे भी आता है फंड मैनेजर की फीस में। तो हम तो उनको दे रहे हैं ना, उनको संभालने दीजिए हमारे फंड को। हम क्यों संभाले अपने फंड को? आपको अच्छा नॉलेज है तो आप संभालिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 99% लोगों को भी उतना अच्छा नॉलेज है। और दूसरी बात देखिए क्या होता है, यूट्यूब वीडियो देख के तो आप एकदम नहीं फंसे। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि यूट्यूब में बहुत सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं, 18, 19, 20 साल के लड़के आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर कर रहे हैं। सेबी लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 90 से 93% लोग स्टॉक मार्केट में एफएनओ में जो ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं। उनने पैसा कमाया नहीं, पैसा गवाया है। उसके बाद भी लगातार यूट्यूब में प्रमोशन आते हैं, वीडियोस आते हैं। लोग आजकल क्या होता है, दिखावे के लिए लोग गड्डियां लेके बैठ जाते हैं पैसे की, 500 की, 1000, 2000 की। ये सब गलत है, वो दिखावा है एकदम। नकली नोट लेके बैठने से कुछ नहीं होता। 93% से 90% लोग लॉस कर रहे हैं आज भी एफएनओ में। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आप पहले सीखें और पोजिशनल ट्रेडर बने, डे ट्रेडर नहीं। कि डेली खरीदने बेचने में आपको कुछ नहीं होने वाला, कभी पैसा नहीं कमाओगे आप। पोजिशनली अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो खरीद के बैठ जाइए। नहीं तो मैं आपसे हमेशा बोलते आया हूं कि आप स्टॉक से अच्छा म्यूचुअल फंड को प्रेफर करें, जहां पे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को संभाल रहे हैं, और वहां बहुत अच्छे चांसेस है कि लंबे समय में आप एक अच्छा पैसा बना के निकलेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह रहती है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था एनएफओ की, तो देखिए, आईटी सेक्टर का मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, क्योंकि आज की डेट में मार्केट लगातार एक बड़ी तेजी में है। इसलिए आप किसी भी एनएफओ में पैसा लगाओ तो पैसा लगता बन रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पिछले दिनों एक यूट्यूब में मैं बात जब आपसे बात करता हूं तो मेरे पास एक सर का फोन आया था। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है था, उन्होंने एक मैसेज किया था। और जब मेरी उनसे बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से सर कलकत्ता के रहने वाले थे या लखनऊ के थे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। और जब उनसे मेरी बात चल रही थी तो उसी समय देखिएगा, एक मेरे ख्याल से मोतीलाल का एक मल्टी कैप फंड आया हुआ था।
तो उनको मोतीलाल के फंड में इन्वेस्टमेंट करना था, और जब मेरा पहले से डिस्कशन उनसे चल रहा था तो वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से निपॉन के और एचडीएफसी के मल्टी कैप फंड में उनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी था। तो मैंने उनसे यही बात की थी कि सर, जब आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आप मोतीलाल में क्यों जाना चाह रहे हैं? आपके पास दो अच्छे फंड्स हैं, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड भी एक अच्छा फंड है, निपॉन का मल्टी कैप फंड भी एक अच्छा फंड है। जब दो अच्छे फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप फिर ये तीसरे एनएफओ में क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उन्हीं फंड्स में एसटीपी के माध्यम से लगा दीजिए लमसम। हाँ, लेकिन अगर आपके पास मल्टी कैप फंड नहीं होते, अगर मैं बोल रहा था उनसे कि अगर आप निपॉन या आपके पास एचडीएफसी का मल्टी कैप नहीं होता और आप नया इन्वेस्टमेंट चाह रहे होते मल्टी कैप कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क को देखते हुए, तो मे बी आप चाहते तो मोतीलाल ओसवाल के मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते थे। ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी उसमें इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि फंड हाउस बहुत बढ़िया फंड हाउसेस है और अच्छे रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी फंड अवेलेबल है तो मैं बिना मतलब में इन्वेस्ट करूं मोतीलाल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सर, जब इतने सारे फंड लॉन्च कर रहे हैं, आप मना कर रहे हो लगातार कि यार हर एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करें, तो कंपनी को ला रही फंड। कंपनी तो इसलिए ला रही क्योंकि डिमांड जनरेट हो रही है। अगर आज एचडीएफसी नहीं लाएगा, एसबीआई नहीं लाएगा, तो कोटक ले आएगा। कोटक नहीं लाएगा तो मोतीलाल ले आएगा वो फंड, तो आप उसके फंड लेने लग जाएंगे। और कंपनी को तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आने के लिए अपना माल बेचना है, तो वो तो हर टाइप की माल आपको बेचेगी। ये आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड जरूरी है, कौन सा नहीं है। और साथ ही साथ ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर को देखना चाहिए, या आपका जो भी एडवाइजर होगा उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या हर फंड को दिलाया जा सकता है किसी भी क्लाइंट को? क्योंकि कई बार जो दिक्कतें आती है यही आती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि एनएफओ में थोड़ी बहुत कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाती है, उसके कारण आपको जितने भी एनएफओ आते हैं ना, हर एनएफओ पकड़ाने लग जाते हैं कि यार ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, एसबीआई का ले लो, एचडीएफसी का एनएफओ ले लो, कोटक का एनएफओ ले लो, आईसीआईसी का एनएफओ ले लो, ये भी अच्छा फंड, अच्छी एमसी है, मोतीलाल का एनएफओ ले लो। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, अगर वो लगातार आपको हर एनएफओ पकड़ा रहा है तो ये भी गलत है। ये मुझे लगता है, बाकी आपकी राय अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा, एनएफओ में पैसा लगाएं, कोई बुरा नहीं है। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने एनएफओ में पैसा लगाया था ना, तो वो मेरा फंड था मल्टी कैप फंड। मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में होगा मल्टी कैप फंड, आपको मिलेगा। और मल्टी कैप फंड में आखिरी एनएफओ जो था जहां पे मेरा या मेरी फैमिली का पैसा लगा था, वो था एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड। क्योंकि इस फंड में मैंने क्यों लगाया था, पहले मेरा जो इन्वेस्टमेंट था काफी बड़ा एक्सपोजर था, मल्टी कैप फंड में होता था। लेकिन जब कुछ नॉर्म्स चेंज हुए, काफी सारी कंपनियां जो पहले मल्टी कैप थी उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर लिया। और क्योंकि मुझे मल्टी कैप ही कैटेगरी चाहिए थी जहां मेरा लगभग 40 से 50% एक्सपोजर मिडियम और स्मॉल कैप में हो, इस कारण से मैंने फ्लेक्सी कैप से कुछ पैसा विड्रॉल किया था और उसको फिर मल्टी कैप में स्विच किया था, और उस समय मैंने एचडीएफसी की मल्टी कैप में लगाया था। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, उस समय जब एचडीएफसी मल्टी कैप आया था, जितने लोगों ने भी मल्टी कैप में पैसा लगाया होगा, 1.5 साल या 1 साल तक ऐसी कंडीशन थी, आप देखिएगा उसी समय यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी और उस समय लगातार उस फंड में गिरावट आई थी। और मैंने हर गिरावट में पैसे लगा था। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जितना अमाउंट मैंने अपना रिजर्व करके रखा था कि यार मुझे मल्टी कैप में डालना है, मैंने 50% के आसपास डाला था मल्टी कैप के इन्फो में। बाकी 50% रिजर्व था कि कभी बड़ी गिरावट आएगी तो मैं इसमें स्विच करूंगा। और वो गिरावट मुझे जल्दी मिल गई थी। आप मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं आ रही, लेकिन उसके 1 या 2 महीने के बाद रशिया की लड़ाई जो हुई थी उसमें अच्छी गिरावट आई थी और मार्केट मेरे ख्याल से 17,600 से गिर के 15,200 के आसपास था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरा लास्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो 15,800 के लेवल में था मल्टी कैप। 70,000 या 80,000 रुपए का आखिरी इन्वेस्टमेंट गया था मेरा, जो कि 15,800 के लेवल के आसपास गया था। फिर 15,200 तक मार्केट गया और मेरा मेंटली मैं प्रिपेयर था कि अब अगर इसने 15,000 तोड़ा तो मैं 14,500 में जितना पैसा वो पूरा डाल दूंगा मेरे पास मल्टी कैप में। लेकिन 15,200 के पास मार्केट रिवर्स हो गया। जितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना था मेरा हो चुका था, जो पैसा बचा वो बचा हुआ था, फिर उसको मैंने किसी और फंड में स्विच किया था। तो आप खुद देखिए, पिछले 4 या 5 साल से अगर बात करूं तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट केवल एक ही फंड में हुआ, एचडीएफसी के मल्टी कैप फंड में। और उसके बाद बहुत सारे मल्टी कैप फंड आते गए। जब मेरा फंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है, तो मैं 10 फंड को प्रेफर क्यों करूं? अब मैं क्यों नए एनएफओ में जाऊं किसी मल्टी कैप के, जब मेरे पास एक अच्छा फंड पहले से अवेलेबल है? मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरी चीज क्या रहती है कि अगर मैं, आप देखिएगा कि पिछले 1 या 1.5 साल से जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने केवल एक ही एनएफओ का वीडियो बनाया था। एचडीएफसी का एनएफओ था, मैन्युफैक्चरिंग फंड। और उस वीडियो को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो मैंने वहां ये नहीं बोला था, थीम तो एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड की थी क्योंकि उसका एनएफओ आया हुआ था, लेकिन मैंने आपसे बताया था आपको जिस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फंड पसंद है, आपको आईसीआईसी का, कोटक का या किसी भी कंपनी का, आप वहां पैसे लगाइए। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि मेरा खुद का जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि उस समय एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड का एनएफओ नहीं आया था, उसके पहले ही मैंने अपनी शुरुआत कर दी थी कोटक में।
तो मेरे कोटक के मैन्युफैक्चरिंग में मेरी एसआईपी कट रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले 15 या 20 साल में इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी। और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत जरूरी है, और इसका रीजन भी मैंने आपको दिया था। क्योंकि मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां लेबर क्लास की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सीए की रिक्वायरमेंट होगी, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बीकॉम ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट आने वाली, हर टाइप की ग्रेजुएशन से लेके स्किल से नॉन स्किल से हर टाइप की लेबर क्लास की रिक्वायरमेंट आने वाली है आपको। स्किल वर्कर हो गया, नॉन स्किल वर्कर हो गया, हर बंदे की आपको रिक्वायरमेंट आने वाली है। और अगर ये सेक्टर ग्रोथ करेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग होगी चीज तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करेगा तो एक्सपोर्ट में भी आपको मदद मिलेगी, एक्सपोर्ट सेक्टर अच्छा काम करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत जरूरी है आने वाले 10 या 12 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो भी आपके फंड्स है उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये नहीं, कोई भी फंड्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार अच्छा करना बहुत जरूरी है अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं। और क्योंकि मेरा बिलीव था इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग फंड का वीडियो बनाया था। और उसके बाद देखिए कोई भी मेरे वीडियोस ऐसे आए नहीं है। हाँ, कई थीमेटिक फंड जरूर हैं जो कि मुझे पसंद आते हैं। जैसे उसमें से एक रहता है एमएनसी फंड। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक आध क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एमएनसी फंड भी ठीक ठाक रहते हैं क्योंकि उसमें भी मल्टीपल सेक्टर रहते हैं। तो कुछ क्लाइंट्स के पास एमएनसी फंड हो सकता है क्योंकि वो केवल लार्ज कैप में एमएनसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एमएनसी फंड उनके लिए भी ठीक ठाक रहता है, जहां पे आप देखिए बहुत बीटा बहुत लो होता है। अगर इंडेक्स से कंपेयर करें तो उसका बीटा काफी लो होता है, तो वॉलिटिलिटी भी बहुत कम देखने के लिए मिलती है इन फंड्स में। और ऐसे लोग जो डरते हैं यार मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट की गिरावट में उतना गिरते भी नहीं है। जो पिछले 5 या 6 करेक्शन आए, अगर आप उसका डेटा एनालिसिस करेंगे, कभी इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अगर कभी मौका मिला मुझे। तो मैंने ये देखा है कि कभी अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो एमएनसी फंड उतना गिरते नहीं है जितना दूसरे फंड्स गिरते हैं। तो आज का वीडियो जो मैं बना रहा था उसका मेन रीजन तो ये था, एनएफओ। देखिए एनएफओ में आप इन्वेस्ट करें, एक बार कंक्लूड कर रहा हूं इस वीडियो को, एनएफओ बुरे नहीं है, लेकिन हर एनएफओ क्या आपके लिए सही है इसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। और एक बार एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें, क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने भी एनएफओ आ रहे हैं हर एनएफओ की आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना है, कोई फंड आपके पास नहीं है तो ठीक है कि आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हर एनएफओ की आपके पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है। एक बार फिर यही कहना चाहूंगा मैं, एनएफओ अच्छे हैं, बुरे नहीं होते, लेकिन एक बार आप ये जरूर देखें कि उस एनएफओ की आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और दूसरा, सेक्टर फंड, आज फिर मैं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, नए इन्वेस्टर के लिए या जिसको भी सेक्टर का नॉलेज नहीं है, सेक्टर फंड से प्लीज दूर रहे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।